हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं बजट के बारे में, जो कि आज बजट को डिटेल से डिस्कशन करेंगे एक एक करके। चलिए पहले तो बजट के बारे में। बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान। ये एक फाइनेंशियल प्लान है डेट आउटलाइन एक्सपेक्टेड करते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और कितना रेवेन्यू खर्च होगा। ठीक है, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मतलब कितना रेवेन्यू आएगा और कितना एक्सपेंडिचर मतलब होगा ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब ओवर स्पेसिफिक मतलब एक साल हो गया, एक महीना हो गया, मतलब ये स्पेसिफिक पीरियड होता है। यूजुअली द फिजिकल ईयर बोलते हैं। इट सर्व एज ए ब्लू प्रिंट, जैसे कि ब्लू प्रिंट हम बनाते हैं कि इस साल कितना हम लोग कितना रेवेन्यू करेंगे, कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे। फॉर द मैनेजिंग द रिसोर्स, जो कि हम रिसोर्स को मैनेज करते हैं। सेटिंग द प्रायोरिटी एंड द अचीविंग द फाइनेंशियल गोल, जो कि हम सेट करते हैं और एक अचीव करते हैं कि हम लोग को एक फाइनेंशियल गोल अचीव कर लेंगे। जैसे कि फाइव ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक से अचीव करना है, तो एक फाइनेंशियल गोल ही अभी है। और बजट को द बजट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी बजट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान है ना, हमारे संविधान में बजट नहीं लिखा गया, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत डील करता है और जो डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि बजट जो होता है, जो ये कितना रेवेन्यू मतलब कितना रेवेन्यू आता है और कितना रेवेन्यू जाता है। जैसे कि एक मान लीजिएगा हम लोग बजट बना रहे हैं, ठीक है। अब बजट में कि जैसे 3.5 ट्रिलियन के इकोनॉमिक्स है इंडिया के, ठीक है। तो अभी 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स में कहाँ से उतना पैसा आता है, वो पैसा आता है और कहाँ वो पैसा उससे ज़्यादा जाता है। मतलब अब बात कर वही एक एक करके बात करते हैं। जैसे कम फ्रॉम मतलब आना होता है, आने से आया। गो टू मतलब जाना होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा आता है ब्रोइंग में, जो कि हम लोग उधार लेते हैं। ब्रोइंग फ्रॉम एन अदर लाइबिलिटी, जो कि हम लोग किसी कंट्री से मतलब अपने पीपल्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से हम लोग उधार लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, जो 34% पैसा आता है, ठीक है। उसके बाद से आता है जीएसटी, जो कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उससे 17% पैसा आता है। उसके बाद है कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, जो भी जैसे इंडस्ट्री होगा उससे टैक्स आता है, ठीक है। अब जैसे कि अब बात करते हैं इनकम टैक्स, उसके बाद आता है इनकम टैक्स से जो भी इनकम टैक्स आता है ना, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, ग्रुप पर भी इनकम टैक्स से आता है। 15% आता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है, जो कि मतलब 6% आता है। जैसे नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गया ना, जैसे कि बाइक का चालान हो गया, गाड़ी का चालान हो गया, कोई अलग से मतलब चार्ज हो गया, वो नॉन टैक्स में आता है। अब बात करते हैं 4% कस्टम ड्यूटी, जैसे कि जो भी कस्टम ड्यूटी होगा ना, जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं सामान, तो उस पर कुछ इंडियन गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगा देती है, ठीक है। जिससे होता है एक जो एक यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी, जो भी वही होता है यूनियन कस्टम ड्यूटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। अब पैसा जाता कहाँ है, तो पैसा जाता है सबसे ज़्यादा पैसा जाता है 20%। हम लोग जो भी हम लोग लोन लेते हैं ना, जो कि 34% पैसा हम लोग बोरोइंग से लाते हैं, तो उसी पैसा को हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए 20% उस पैसा में चला जाता है, ठीक है। और 18% स्टेट का शेयर में, मान लीजिए जितना जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, उसमें से 18% पैसा जो कि स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। 17% जो कि पैसा है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाया जाता है। जैसे कि जो एग्रीकल्चर में 2,000 रुपया मिल रहा है, वो भी सेंटर सेक्टर स्कीम है, जो कि जो भी सेंटर अपने लेवल पर स्कीम चलाता है ना, उसमें 17% जाता है। और 9% हो जाता है कि फाइनेंशियल मतलब जो कि फाइनेंशियल कमीशन के, जो कि उनको कुछ काम होता है, उनके पास जाता है। और 9% जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है ना, जैसे सेंटर और स्टेट दोनों को मिलाकर स्कीम निकाला जाता है, उसको सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम बोला जाता है। और सेंटर सेक्टर स्कीम बोला जाता है कि सिर्फ सेंटर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। डिफेंस पर हम लोग 8% खर्चा करते हैं, जो कि हम लोग का जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इस पर जीडीपी जितनी जीडीपी है ना, उसका 8% हम लोग डिफेंस पर खर्च करते हैं। अब सब्सिडी हो गया, जैसे कि
एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में जैसे खाद मिलता है, जैसे कि यूरिया मिलता है, उस पर सब्सिडी देते हैं। और चीज़ पर हम लोग सब्सिडी देते हैं, उस पर 7% खर्चा करते हैं, ठीक है। और 4% जो कि पेंशन, जैसे पेंशन हो गया ना, जैसे कि पार्लियामेंट, जैसे विधायक हो गया, मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, जज हो गया, आर्मी हो गया, इस सबको मिला के 4% पेंशन पर खर्च हो जाता है, ठीक है। ये सब होता है कि इतना पैसा यहाँ से आता है और इतना पैसा यहाँ पर जाता है। अब बात करते हैं बजट कितने, मतलब बजट का कितना सेशन होता है। बजट का मेनली 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सेशन इट इज कंडक्ट जनवरी से लेके अप्रैल तक ले बजट सेशन मतलब चलाया जाता है जी। उसी घड़ी बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो भी बजट है कि हाँ हम लोग का इस साल का मतलब ये साल मतलब जो इस साल का इतना गोल है कि इतना हमको अचीव करना है, इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इतना मतलब कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी एक टारगेट अचीव करते हैं, जो कि जनवरी से बजट सेशन कितने से कितने चलता है, जनवरी से लेके अप्रैल तक ले। द सेशन witness the introduced by the budget of the फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी हमारा बजट इंट्रोड्यूस करता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि निर्मला सीतारमन है, ठीक है। अब बात करते हैं मानसून सेशन क्या है। इट इज कंडक्ट फ्रॉम द जुलाई टू सितंबर। जो भी मानसून सेशन होता है ना, जुलाई से लेकर सितंबर में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। कंडक्ट दिस सेशन इज डेडिकेट फॉर द डिस्कशन एंड ऑन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें डिस्कस किया जाता है कि जो भी पब्लिक का इंटरेस्ट है ना, उसको डिस्कस किया जाता है, जो कि मानसून सेशन में। अब विंटर सेशन में अब बात करते हैं विंटर सेशन इट इज कंडक्ट फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी। दिसंबर से लेकर जनवरी तक ले विंटर सेशन को कंडक्ट किया जाता है। दिस इज मतलब ये शॉर्ट सेशन, दिस इज ए शॉर्ट सेशन होता है, जो कि बहुत मतलब शॉर्ट सेशन होता है। दिसंबर और जनवरी मतलब 2 महीने का होता है ये सेशन, जो कि एक विंटर सेशन कंडक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया का जैसे पार्लियामेंट होगा था ना, तो उसमें जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, जो कि राज्यसभा बोलते हैं, एक हाउस ऑफ पीपल हो गया, जो कि लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट में कितना, उसमें 250 से ज़्यादा मेंबर अभी जो फिलहाल है 250 से मेंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 250 मेंबर, ठीक है। लोकसभा होता है जो कि नॉट मोर देन 545 मेंबर, मतलब इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए। अब 250 मेंबर है तो कितने मेंबर, जैसे कि 12 है जो कि नॉमिनेटेड किया जाता है राज्यसभा में, जो 250 में से 243 को अभी है, ठीक है, जो कि 12 को नॉमिनेटेड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। 200 नॉट मोर देन 238, जो कि 238 है ना, जो स्टेट और यूनियन टेरेटरी को मिला के, पर 238 अभी नहीं है, 245 से है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि स्टेट और यूनियन टेरेटरी को मिला के, ठीक है। अब बात करते हैं कि 500 जो लोकसभा में है 545 है, तो उसमें 545 नहीं, 500 अभी 43 से है, ठीक है, जो कि 530 इलेक्टेड करते हैं, 530 इलेक्टेड करते हैं स्टेट से। नॉट मोर देन 513 इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड टू नॉमिनेटेड द एंग्लो इंडिया। जैसे कि 530 स्टेट और यूनियन टेरेटरी को मिला के, मतलब स्टेट को मिला के, और जो कि उसमें से 2 रिप्रेजेंट करते हैं जो एंग्लो इंडियन, तो अभी हटा दिया है, एंग्लो इंडियन को हटा दिया है, ठीक है। और 13 को आते हैं जो कि यूनियन टेरेटरी से, जो कि लोकसभा के मेंबर आते हैं यूनियन टेरेटरी से। अब बात करते हैं कि बजट का जो की कंपोनेंट होता है ना बजट का, वो की कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, सरप्लस, ठीक है। अब रेवेन्यू मतलब क्या होता है, मतलब कमीनी कहाँ से आता है। टैक्स है, इनकम टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये रेवेन्यू जनरेट मतलब वहाँ से आता है पैसा। जैसे इनकम टैक्स से हम लोग लेते हैं, लोग कॉर्पोरेट टैक्स से लेते हैं, सेल टैक्स से कोई बेचता है तो उससे लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स से लेते हैं, ठीक है, ये टैक्स आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जैसे कि फ़ी हो गया है, जैसे फाइन हो गया, मतलब किसी चीज़ का फ़ी लेना है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस चाहे कुछ पड़ता है उसका फ़ी लेते हैं तो नॉन टैक्स में होता है। अब मान लीजिए कोई जैसे कि फाइन करता है, गाड़ी पकड़ लेता है तो उसको फाइन करता है, तो उसको मतलब उसको नॉन टैक्स में गिना जाता है। डिविडेंड होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, PSU कंपनी है, उसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ तो उसको डिविडेंड मिलता है ना, तो उसको नॉन टैक्स में गिना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि
ग्रांट एंड ऐड के बारे में। ग्रांट एंड ऐड होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम अदर गवर्नमेंट और इंटरनेशनल, जो भी मान लीजिए वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो ग्रांट देता है ना, फ्री का पैसा देता है और ऐड देता है, उसको ग्रांट बोलते हैं। ठीक, ग्रांट बोलते हैं, जो कि रेवेन्यू में। और बोरोइंग जिसे हम लोग उधार लेते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल से उधार ले। इशू द बॉन्ड, जिसे इशू क्या, हम लोग बॉन्ड, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है और उसके बाद लोन लेता है और फाइनेंस, जो कि फाइनेंस मतलब वहाँ से लोन उठाता है। अब बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर, कि हम लोग खर्च कहाँ कहाँ करते हैं। पहले तो करंट एक्सपेंडिचर, डे बाय डे एक्सपेंडिचर, जो कि डे बाय डे मतलब होता है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जाना वहाँ जाना, और डे बाय डे के खर्च हो गया स्पेंडिंग हो, जैसे कि सर्विस हो गया, वेजेज हो गया, सब्सिडी हो गया, स्पेंडिंग द गुड्स हो गया, मतलब ये डेली का खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर। और उसके बाद हम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, लाइक प्रोजेक्ट लाइक हो गया, रोड को बनाना, डैम को बनाना, ब्रिज को बनाना, स्कूल को बनाना, हैव लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट को होता है। ठीक है। अब ट्रांसफर, जैसे अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर, जैसे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, जैसे वेलफेयर पेमेंट करते हैं। ठीक है, पेंशन को पेमेंट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट कुछ देते हैं, डेट डू नॉट रिजल्ट इन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, जो कि हम लोग पेंशन को, वेलफेयर को बेनिफिट देते हैं ना, ये परचेज ऑफ सर्विस में रिजल्ट, गुड्स एंड सर्विस में कोई रिजल्ट नहीं देता परचेज में। जैसे डेप्ट सर्विस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं एंड पब्लिक डेप्ट के लिए, इसमें मतलब गुड्स एंड सर्विस का परचेज नहीं रिजल्ट दिखाता है। अब बात कर रहे हैं डेफिसिट एंड सरप्लस के बारे में। डेफिसिट में क्या होता है, व्हेन एक्सपेंडिचर्स एक्सीड द रेवेन्यू। मान लीजिए कि डेफिसिट क्या होता है, मान लीजिए कि हम एक रुपया कमा रहे हैं और 2 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो जो 1 रुपया जो और बढ़ा के हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो 1 रुपया क्या, वो डेफिसिट है। तो मतलब रेवेन्यू हम लोग का कम है पर खर्चा बहुत ज़्यादा है, उसी को हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। अब सरप्लस की बात करते हैं, व्हेन रेवेन्यू एक्सीड द एक्सपेंडिचर। मान लीजिए हम लोग 2 रुपया कमा रहे हैं लोग, ठीक है, और 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, जो 1 रुपया बच रहा है ना, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ठीक है। अब बैलेंस बजट क्या होता है, व्हेन रेवेन्यू इक्वल एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट क्या होता है, जितना हम लोग कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, इसको बैलेंस बजट बोलते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बजट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे बैलेंस बजट हो गया, सरप्लस बजट हो गया, इसके बारे में। बैलेंस बजट हो, जो कि ऑलरेडी बता चुके, मतलब, और बैलेंस बजट होते हैं रेवेन्यू इक्वल एक्सपेंडिचर, जितना कमाओ उतना ही खर्चा करो। सरप्लस बजट होता है रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर, मतलब जितना कमाओ उससे कम खर्चा करो, उसको बोलते हैं सरप्लस होते हैं। ठीक है, अब सरप्लस होते हैं। अब बात करें डेफिसिट बजट, एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू, जितना कमाओ उससे ज़्यादा खर्चा करो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डेफिसिट बजट बोलते हैं। अब बात करते हैं बजट का प्रोसेस क्या होता है, बजट को कैसे लाया जाता है। पहले तो प्रिपरेशन किया जाता है बजट, फर्स्ट में प्रिपरेशन, जो भी बजट का होता है, जो मतलब जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो ऑफिसर होता है, उसको बजट को प्रिपरेशन करता है। ठीक है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसी सबमिट द बजट रिक्वेस्ट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वहाँ पर एजेंसी को सबमिट करते हैं बजट का रिक्वेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बजट ऑफिसर कंप्लायंस एंड रिव्यू द रिक्वेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो भी बजट के ऑफिसर है ना, उसको रिव्यू करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। पहले तो प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद जो प्रिपरेशन हो गया बजट को, मान लीजिए जैसे पीपीटी बनाना है, उसको प्रॉपर बना दिया हम लोग, पीपीटी बना दिया कि हाँ, उसको उसके बाद रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंट करना है द प्रोपोज्ड बजट का रिप्रेजेंट इन द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में, मतलब जो भी लोकसभा में है ना, वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंट करके वो भी कुछ डिस्कशन करते हैं, और रिप्रेजेंट करने के बाद डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अप्रूवल करते हैं, अप्रूवल करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो भी इवैल्यूएशन आता है ना, उसके बाद जैसे रेगुलर व्यूअर ऑडिट एक्सिस द बजट एंड परफॉर्मेंस की, बजट का जो भी बजट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, एडजस्टमेंट करेक्टिव मेजर टेकन, मतलब कैसा रहा। ठीक है, उसको पहला का प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, अप्रूवल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, ये प्रोसेस होता है बजट का प्रोसेस करना। ठीक है, और बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बजट, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिसोर्स का एलोकेशन करना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड द फाइनेंशियल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, मिटिगेट द इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन एंड इंश्योर द स्टेडी ग्रोथ। जैसे जो भी इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन होता है ना, जैसे कम किसी साल कम जाए थे जीएसटी कलेक्शन होला, किसी साल ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन होला, मतलब ये उसको मतलब इकोनॉमिक बजट से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एकदम मेंटेन रखना चाहता है कि हाँ भाई हम लोग इतना टारगेट फिक्स करते हैं, इतने ही टारगेट पर हम लोग चलना है, ठीक है, ना ज़्यादा आगे बढ़ना है ना ज़्यादा पीछे मतलब कम बढ़ना है, ठीक है। और जो भी सेकंड है कि रिसोर्स का एलोकेशन, मान लीजिए रिसोर्स सर्कल, जैसे कि हमारे पास 3 ट्रिलियन के इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब यही 3 ट्रिलियन को हम लोग पूरे जितने भी फाइनेंस है, जितने भी मतलब हम लोग का सेक्टर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग में। जैसे कि डिफेंस में हम लोग 8% करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एलोकेशन करते हैं। जैसे कि एजुकेशन में करते हैं 7 मतलब एजुकेशन में 2.7% करते हैं, और हेल्थ में करते हैं 2 मतलब 1.7% करते हैं, मतलब 2.3% हेल्थ में करते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे यही बात का, अब जो भी बात करते हो, जो हम लोग के पास जितना एलोकेशन मतलब जैसे फिक्स है तो उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात कर प्रोविजन ऑफ द पब्लिक गुड्स, फंडिंग एंड मेंटेनिंग द एसेंशियल पब्लिक सर्विस। जो भी हम लोग का जैसे फंडिंग है ना, तो जो भी एसेंशियल जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसको फंडिंग करना, उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेज द पब्लिक फंड। जो भी पब्लिक फंड कौन है उसको मैनेज करना है, इंश्योर करना है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी हो, ठीक है। अब चैलेंज क्या है, चैलेंज है बजट का चैलेंज इन बजटिंग। जैसे रेवेन्यू फॉरकास्टिंग होता है, जैसे एक्यूरेट प्रेडिक्ट इन फ्यूचर रेवेन्यू। जैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं लोग कि हाँ कि इस साल हम जैसे अगले महीना जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो वही मतलब हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ, जैसे ये प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ अगले 2025-26 8% से ग्रोथ करेगा, हमारा इंडियन इकोनॉमिक 8% ग्रोथ करेगा। ये मतलब रेवेन्यू एक्यूरेट प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हम लोग का एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योर द एफिशिएंट इफेक्ट यूज द पब्लिक फंड। जो भी हम लोग का इंश्योर है ना, पब्लिक फंड है ना, उसको इंश्योर करते हैं कि एकदम इफेक्टिवनेस एकदम हो वहाँ पर। पॉलिटिकल प्रेशर, बैलेंसिंग द डाइवर्स इंटरेस्ट। जो भी हम लोग को जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, उस डाइवर्स कंट्री को डाइवर्स इंटरेस्ट भी है, उसको बैलेंस करके चलना है। इकोनॉमिक सर्टेनिटी, जो भी इकोनॉमिक में सर्टेनिटी लाना है, उसको चेंज लाना है, उसको कंडीशन लाना है, उसको हमको देखते हुए उसको बैलेंस करना है, ठीक है। पब्लिक डिबेट, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ द पब्लिक डिबेट। जो भी पब्लिक का डिबेट है ना उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। बजट का इंपॉर्टेंट क्या है, बजट का इंपॉर्टेंट है पहले तो प्लानिंग है कि प्रोवाइड करता है रोड मैप फॉर द गवर्नमेंट एक्टिविटी एंड प्रायोरिटी। जो पहले हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ बजट को किस लेवल पे ले जाना है, किस लेवल से ग्रोथ करना है, किस लेवल से एक्सपेंडिचर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, और जो भी एक्सपेंडिचर करना है, एक्टिविटी करना है, उसको हम लोग पहला प्रायोरिटी दे कि प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल, जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के भी लिए तो चाहिए कि हाँ उसको हम कंट्रोल करना है, जैसे इंश्योर करना है, अकाउंटेबिलिटी करना है, और ट्रांसपेरेंसी करना है। जैसे मान लीजिए अकाउंट में पैसा है, उसको तो अकाउंटेबिलिटी है कि हाँ कि इसको हम इस चीज़ पे खर्चा करेंगे, उसको हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि जो भी चीज़ जितना चीज़ हम लोग उसको फंड कर रहे हैं उसको हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी एंड प्रायोरिटी, जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसको कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक स्टॉक होल्डर से, ठीक है। इवेल्युएट द अलाउ फॉर द असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी आउटकम। जो भी हम लोग अलाउ करते हैं कि आप लोग हम जैसे एवेल्यूएट करते हैं कि हाँ कुछ चीज़ में गड़बड़ी होगा तो उसको हम लोग एवेल्यूएट करते हैं। जैसे कुछ चीज़ हमको बनाना है तो उसको अच्छे से एवेल्यूएट करते हैं कि इसका मेरिट क्या होगा, इसका डिमेरिट क्या होगा, ठीक है, उसको एवेल्यूएट करना। अब इस सारी चीज़ का हम लोग का मतलब अच्छा से करना है तो उसको बजट कर आई विल प्रिपेयर एंड मैनेज द बजट इज ए क्रूशियल इफेक्ट ऑफ गवर्नेंस इकोनॉमिक। जो भी हमारा बजट है ना ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। अगर अच्छा से नहीं मैनेज किया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इफेक्ट डालेगा,
एंड ओवरऑल द डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालेगा, एंड द रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट कमिटमेंट पर इफेक्ट डालेगा, एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी ऑफ द मीट टू द